सवाल है, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द बार कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल में एक सस्पेक्टिबिलिटी होता है। सस्पेक्टिबिलिटी बराबर होता है आई बटा के एच, ध्यान रखें, जिसमें आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। जो इंटेंसिटी आई होता है वह होता है पोल स्ट्रेंथ पर एरिया, यानी यम बटा के ए। अब देखिए, यदि इसमें ऊपर नीचे एल का गुणा कर दें तो देखिए हो जाएगा एम एल बटा के ए एल आई बराबर। तो देखिए, एम एल को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तथा नीचे जो ए एल है वह वॉल्यूम हो जाता है। तो देखिए, मैग्नेटाइ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का पहला फार्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ पर एरिया, तथा दूसरा फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम। देखिए, जो आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। अब देखिए, जो एच यहाँ पे है उसका मान होता है एन आई बटा के स्मॉल एल। एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। इसका मात्रक एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। देखिए, यहाँ पे जो एच है उसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर है, तथा जो आई है उसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर है। तो दोनों का जब यूनिट कट जाएगा तो जो ससेप्टिबिलिटी काई होता है उसका यूनिटलेस होता है। देखिए, यह जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है वह टेम्परेचर पर निर्भर करती है, तथा टेम्परेचर बढ़ने पर सस्पेक्टिबिलिटी का मान घट जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। देखिए, वाई आर हाइड्रो टर्बाइन फिटेड विथ गवर्नर। तो गवर्नर का काम होता है टू कीप द स्पीड कांस्टेंट, मतलब जो स्पीड होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखना गवर्नर का काम होता है। दूसरे शब्दों में बोले तो टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। देखिए, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यह बराबर होता है पी एन बटा के 120 अंश। तो गवर्नर का मुख्य काम होता है जो फ्रीक्वेंसी है टरबाइन का उसको कांस्टेंट रखना, और यह तब होगा जब सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होगा वह कांस्टेंट होगा। सवाल है, व्हाट डज द टर्मिनल वोल्टेज वी ऑफ एन अल्टरनेटर वेरीज विथ। देखिए, अल्टरनेटर में एक एक सोर्स रहता है, और देखिए एक रिएक्टेंस रहता है जे एक्स एल, तथा एक ठो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है कैपिटल आर, तथा देखिए एक ठो यहाँ पे लोड लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो सोर्स है उसके परिमाण को ई एफ डेल्टा से दर्शाया गया है, जिसमें इसको पोलर फॉर्म के रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो लोड है उसके क्रॉस वोल्टेज वी टी है। तो देखिए, जब इसमें केवीएल लगाएंगे तो हो जाएगा वी टी बराबर ई एफ डेल्टा, ई एफ एंगल डेल्टा माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए इंटू जे एक्स एस। देखिए, यहाँ पे दी जो लोड है उसका पावर फैक्टर यदि चेंज करेंगे तो इसके द्वारा जो लोड में फ्लो हो रही करंट आई है वह भी चेंज होगी। देखिए, फेज एंगल आई ए तथा वी टी के बीच में जो एंगल बनता है उसी को फेज एंगल बोलते हैं। तो यदि फेज एंगल चेंज होगा तो पावर फैक्टर भी चेंज होगा। इस प्रश्न में ध्यान दें, जो पावर फैक्टर और फेज एंगल है दोनों एक ही चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोड, पावर फैक्टर तथा फेज एंगल। तीनों चेंज करने पर अल्टरनेटर का वोल्टेज वेरी करेगा। सवाल दिया है, व्हाट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ए विंड टर्बाइन कैन जनरेट। तो देखिए, जो विंड टर्बाइन होती है उसका पावर जनरेशन लेंथ ऑफ ब्लेड पर निर्भर करता है। देखिए इसके बारे में, पावर अवेलेबल फ्रॉम द विंड टर्बाइन, power extracted by wind turbine is proportional to the cross section area
of the wind intercepted by wind turbine and cube of the wind speed। देखिए अवेलेबल विंड पावर P बराबर 1/2 रो ए भी क्यूब। यहाँ पे P पावर है। रो एयर डेंसिटी ए स्वेप्ट एरिया हाफ ब्लेड्स, मतलब पूरा यह जो एरिया है पीले कलर से बनाया गया है, इस एरिया को स्वेप्ट एरिया ब्लेड्स बोलते हैं। भी वेलोसिटी ऑफ द विंड है। देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है यह पूरा डायामीटर है। तो देखिए यदि ब्लेड की लंबाई ज़्यादा होगी तो जो स्वेप्ट एरिया है उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो पावर भी ज़्यादा होगा। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव कंपोनेंट। तो इसमें पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर होगा। देखिए ट्रांसफार्मर भी एक पैसिव कंपोनेंट है। इसमें देखिए इनपुट केवीए का मान जो होता है आउटपुट केवीए की पावर केवीए के बराबर होता है। देखिए इसमें ट्रांसफार्मर द्वारा आउटपुट केवीए का मान इनपुट से ज़्यादा नहीं होता है, अतः यह पैसिव कंपोनेंट होगा। सवाल दिया है व्हाई डू कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हैव ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसका आंसर होगा बिकॉज देयर फेज एंगल इज वेरी हाई। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 4 तरह के होते हैं। पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, जिसे स्प्लिट फेज मोटर भी बोलते हैं। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन रन मोटर जिसे, अब देखिए तीसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चौथा होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो टॉर्क होता है वह डिपेंड करता है फाइएस, स्टेटर का फ्लक्स इंटू रोटर का फ्लक्स इंटू साइन थीटा। मतलब कि यहाँ से स्पष्ट है कि जो टॉर्क है वह साइन थीटा के अनुपाती है। यहाँ पे देखिए थीटा आई एम तथा आई ए के बीच का कोण है। वैसे तो हर एक एसी मशीन में जो टॉर्क है वह स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स पर निर्भर करता है, बट यह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ऐसा मोटर है जिसमें टॉर्क थीटा पर डिपेंड करता है। जी देखिए यहाँ पे देखिए आई एम जो है मेन वाइंडिंग की करंट है तथा आई ए जो है वह एक्सिलरी वाइंडिंग की करंट है। देखिए रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर अथवा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के थीटा की बात करें तो वह 20 अंश से लगाई 30 अंश के बीच में होता है। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में यदि मान लीजिए थीटा का मान 30 अंश है तो जो टॉर्क होगा वह साइन 30 अंश बोले तो 0.5 अंश के 5 के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में बात करें तो आई ए तथा आई एम के बीच में जो एंगल है वह देखिए 90 अंश है। तो यहाँ पे मतलब कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, मतलब कि यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगा वह मैक्सिमम होगा बाकी अन्य सिंगल फेज मोटरों की अपेक्षा। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई भी आई ए मेन वाइंडिंग आर एम एक्स एम आई एम, देखिए सी एस है, ये देखिए एक्सिलरी वाइंडिंग रोटर। लेकिन ध्यान दीजिए जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है उसमें 2 स्थिति बनता है, एट स्टार्टिंग, दूसरा एट रनिंग। स्टार्टिंग के कंडीशन में जो यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यह क्लोज रहता है तथा इस स्थिति में दोनों कैपेसिटर ऑन होते हैं तथा जो आई ए तथा आई एम के बीच का जो एंगल है वह 90 अंश से भी अधिक हो जाता है। तो देखिए यदि 90 अंश से ज़्यादा भी एंगल हो जाएगा तब भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देखिए रनिंग की स्थिति में जो एंगल होता है वह 90 अंश के बराबर होता है। सवाल दिया है इन ओवर
headline conductors what impedes the flow of current from conductor to the earth। मतलब जो ओवर हेडलाइन है उसमें देखिए वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो करंट को पृथ्वी में जाने से रोकता है, तो वह इंसुलेटर होता है। जो एयर होती है, जो इंसुलेटर मटेरियल एयर होती है वही अपोज करती है। सवाल दिया है व्हाट हैपेंड टू द फील्ड स्ट्रेंथ एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज। देखिए अब हमको पता नहीं कि इसमें कौन सा फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ठो आई करंट फ्लो कर रही है एक ठो कंडक्टर में से आर दूरी पर एक ठो पी बिंदु है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मान निकालना है। तो बी बराबर होता है म्यू इंटू एच। तो देखिए एच बराबर होता है आई बटा के 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा बी बराबर म्यू इंटू आई बटे के 2 पाई आर। मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि यदि आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी का मान भी जो होगा वह घटेगा। अब देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता, तो देखिए यहाँ पे ओ बिंदु पर क्यू चार्ज रखा है और इससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है वहाँ पर कोई चार्ज स्मॉल क्यू है। वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तो देखिए यहाँ पर भी जो E है वह आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यहाँ पर भी यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान जो होगा वह घटेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बी है वह मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल एच होता है तथा देखिए अब एच बराबर भी होता है आई बटा के 2 पाई आर। तो मतलब कि यहाँ से ध्यान दीजिए जो एच है वह भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि आर बढ़ेगा तो एच का मान भी जो होगा वह घटेगा। सवाल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एक हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वेरी हाई एक्यूरेसी। देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है वह वेरी हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए पोटेंशियोमीटर का यूज वोल्टमीटर, अमीटर तथा वाट मीटर तीनों का कैलिब्रेशन करने के लिए करते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड एंड लो प्रेशर लैंप। हम जानते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड कैथोड लैंप, दूसरा हॉट कैथोड लैंप होता है। देखिए कोल्ड कैथोड को कोल्ड कैथोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो मेन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा हॉट कैथोड लैंप में दो ठो मेन इलेक्ट्रोड तथा एक ठो एक्सिलरी कैथोड भी होता है। देखिए कोल्ड कैथोड के अंतर्गत सोडियम वेपर लैंप तथा नियॉन लैंप आता है। अब देखिए हॉट कैथोड लैंप के अंतर्गत मरकरी लैंप आता है जो हाई प्रेशर पर होता है। दूसरा फ्लोरोसेंट लैंप होता है। देखिए फ्लोरोसेंट लैंप अथवा फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वह लो प्रेशर पर होता है। देखिए नियॉन लैंप, दिस इज ए कोल्ड कैथोड लैंप एज शोन इन फिगर 1। नियॉन गैस एट लो प्रेशर इज यूज्ड इन इट। मतलब कि नियॉन लैंप में जो नियॉन गैस है उसको लो प्रेशर पर यूज किया जाता है। अब देखिए सोडियम वेपर लैंप जो होता है वह लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप तथा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप दोनों होता है। देखिए लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी 101 से 175 ल्यूमेन पर वाट होती है। दूसरा देखिए हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी 67 से 121 ल्यूमेन पर वाट होती है। नियॉन लैंप कंस्ट्रक्शन,
In this lamp, two flat or spiral electrodes are kept close together in a glass bulb so that the lamp can be operated at low voltage such as 150 volt DC or 110 volt AC. On giving supply to the electrode, the gas becomes ionized and emits light which is reddish in color. In usual practice, a 2000 ohm resistance is also connected in series with electrodes which is placed in the cap of the lamp. This minimizes the fluctuation of current due to large variation of potential difference. Usage: a neon lamp is generally used as an inductor lamp to indicate the presence of supply. It gives a small quantity of light and can also be used as a night lamp, a neon lamp. देखिए एप्लीकेशन यूज्ड एज night lamp and as indicator lamps and used for determination of the polarity of DC mains and for advertising purpose. अब देखिए सोडियम वेपर लैंप and its type. Sodium vapor lamp is a cold cathode gas discharge lamp which gives a yellow color light. Sodium lamp are not suitable for locations where color rendition is important, but due to their high efficiency 110 lumens per watt, they are used for the lighting of streets, railway, storage yard, etc., where human traffic is less and color rendition unimpure, unimportant. Sodium lamps are particularly suitable in fog as their yellow light can penetrate fog better. The average life of sodium vapor lamp is well over 6000 HRS. There, there are two types of sodium vapor lamps as given below. Sodium vapor lamp are suitable in fog condition as yellow light can penetrate fog better. तो इसका आंसर होगा नियॉन गैस लैंप. सवाल है which of the following magnetic material have relative permeability slightly less than unity. तो आंसर होगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. इसका जो परमिएबिलिटी म्यू आर होता है वह एक से थोड़ा सा कम होता है. देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता है तथा देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में रैंडम अरेंज्ड परमानेंट डाइपोल होते हैं. मतलब परमानेंट डाइपोल तो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बट वह रैंडम अरेंज्ड होते हैं. देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी है म्यू आर वह एक से बड़ा होता है. अब देखिए दूसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनका परमिएबिलिटी एक से बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हजारों के रेंज में होती है. देखिए यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एम बराबर होता है आई बटा के एच. यह डायमेंशन लेस राशि है. अब देखिए रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम. तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम. देखिए ससेप्टिबिलिटी को हम लोग जीरो से कंपेयर करते हैं. डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान जीरो से छोटा होता है. इसी कारण म्यू आर का मान जो होता है वह एक से छोटा होता है. तथा देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान जीरो से हल्का सा बड़ा होता है. इसी कारण म्यू आर का मान भी एक से हल्का सा बड़ा होता है. तथा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका ससेप्टिबिलिटी जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. इसी कारण म्यू आर का मान भी एक से बहुत ज़्यादा लगभग 10,000 के रेंज में रहता है. मतलब कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो
ससेप्टिबिलिटी होता है वह स्मॉल और नेगेटिव होता है, तथा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वह स्मॉल और पॉजिटिव होता है, तथा फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी लार्ज और पॉजिटिव होता है। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसका आंसर होगा दे हैव हाई कोरोसिविटी। देखिए यहाँ पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल तथा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बीच अंतर। पहला, कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज्ड। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको आसानी से मैग्नेटाइज्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आसानी से मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। अब देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग। अब देखिए दूसरा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप एरिया बड़ा होता है, इसी कारण हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लॉस अधिक होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का हिस्टैरिसीस लूप एरिया स्मॉल होता है, इसी कारण इसका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है। हार्ड में देखिए इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग। सॉफ्ट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। हार्ड डोमेन wall does not move easily and require large value of H for magnetization. Soft domain wall move easily and requires small value of H for magnetization. देखिए hysteresis loop area is large, susceptibility and permeability value are small. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, सॉफ्ट में hysteresis loop area is small, susceptibility and permeability value are high. अब देखिए हार्ड में retentivity and corrosivity are large. अब देखिए सॉफ्ट में retentivity and corrosivity are small. देखिए हार्ड में हाई हिस्टैरिसीस लॉस, सॉफ्ट में लो हिस्टैरिसीस लॉस। हार्ड में impurities and defect will be more, सॉफ्ट में no impurities and defects. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल अल्निको, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, कार्बन स्टील। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, सिलिकॉन एलॉय, फेरस निकेल एलॉय, फेराइट्स, गार्नेट्स। अब देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में यूज परमानेंट मैग्नेट, डीसी मैग्नेटेड। तो देखिए सॉफ्ट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कंप्यूटर, डाटा स्टोरेज, ट्रांसफार्मर, कोर ईटीसी। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल याद रखें कि देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी कम होती है, जबकि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका परमेबिलिटी ज़्यादा हाई होता है। सवाल दिया इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड व्हाट डज द पावर डेवलप्ड इन हीटिंग सर्किट डिपेंड ऑन। तो आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। सवाल दिया टू मेजर द एम्पलीट्यूड यूजिंग सीआरओ वेयर इज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड ऑन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। सीआरओ में वोल्टेज जो कि इनपुट होता है वह वर्टिकल जो प्लेट होती है उन पर लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर को दिया जाता है, फिर इसके माध्यम से वह ट्रिगर सर्किट को जाता है, फिर ट्रिगर से टाइम बेस जनरेटर को जाता है। फिर देखिए टाइम बेस जनरेटर सॉटूथ वेव जनरेट करता है। फिर देखिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर। दूसरा बात देखिए और डिले होगा जो लाइन। देखिए यहाँ पर डिले लाइन सर्किट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सॉटूथ वेव जनरेट होने में तथा ट्रिगर होने में टाइम लगता है, इसी कारण इनपुट को डिले किया जाता है, फिर उसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर दे दिया जाता है तथा उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का वेव फॉर्म एक साथ जनरेट होती है और सिग्नल हमें दिखाई देता है।
सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज आल्सो नोन एज ईडी करंट हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। सवाल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्यूरी टेम्परेचर। तो देखिए इसमें आंसर होगा जो है कोबाल्ट का। इसको देखिए याद रखने का ट्रिक है निकल। निकल से देखिए यन जो है निकल है तो इसका क्यूरी टेम्परेचर सबसे कम 627 केल्विन। उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखिए आई से आयरन, इसका क्यूरी टेम्परेचर 1043 केल्विन तथा उसके बाद जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोबाल्ट का होता है सी फॉर कोबाल्ट, इसका क्यूरी टेम्परेचर 1400 केल्विन होता है। देखो क्यूरी पॉइंट आल्सो कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर एबव व्हिच ए ferromagnetic material behave like a paramagnetic material. It is defined as curie temperature Tc, सस्पेक्टिबिलिटी काई तथा टी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर में ग्राफ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखिए टीसी के बाद पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है। एट क्यूरी टेम्परेचर मोलिकुलर वाइब्रेशन ससेप्टिबिलिटी बिकम्स रैंडम एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड काई बराबर सी बटे की टी, वेयर काई ससेप्टिबिलिटी सी क्यूरी कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। देखिए क्यूरी टेम्परेचर टीसी ऑफ सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कोबाल्ट 1394 केल्विन, आयरन 243 केल्विन, Fe2O3 893 केल्विन, निकिल 631 केल्विन। फिर देखिए इसमें जो ससेप्टिबिलिटी काई है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी जो का वह घटेगा। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। 150 किलोवाट से 15 मेगावाट। सवाल दिया है व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ द मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर टीथ ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कॉल्ड कोगिंग। देखिए जब नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स और नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स दोनों सेम हो जाते हैं तो उस समय मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना होती है जिसे कोगिंग बोला जाता है। इसको देखिए एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा रोटर को स्क्विंग करते हैं, तिरछा करते हैं। और दूसरा देखिए नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ रोटर। कहने का मतलब यह है कि स्टेटर में जो स्लॉट की संख्या है वह रोटर में स्लॉट की संख्या का इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए रोटर की स्लॉट की संख्या 4 है तथा स्टेटर की स्लॉट की संख्या 8 है, तो देखिए 8 जो है कि 4 का दोगुना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि रोटर स्लॉट की संख्या 4 है तो स्टेटर स्लॉट की संख्या 9 होना चाहिए अथवा 7 होना चाहिए, न तो 8 होना चाहिए, न तो 4 होना चाहिए, न तो 12 होना चाहिए। ये सवाल दिया है कोगिंग इन इंडक्शन मोटर व्हेन द स्लॉट्स ऑफ द रोटर आर इक्वल इन नंबर ऑफ टू स्लॉट्स इन द स्टेटर they align themselves in such a way that both face each other, and at this stage the reluctance of the magnetic path is minimum and the motor refuses to start. These characteristics of the induction motor is called cogging। देखिए यहाँ पे स्क्यूड स्लॉट है, स्क्यूड कॉपर इन रिंग, कॉपर बार्स, लेमिनेटेड आयरन कोर, शाफ्ट है। देखिए रोटर स्लॉट्स, देखिए बाइंडिंग शाफ्ट, रोटर ड्रम, स्टेटर बाइंडिंग, स्टेटर स्लॉट्स, स्टेटर फ्रेम। देखिए रोटर पर स्क्रू करना मतलब देखिए सर टेढ़े टेढ़े खांचे बनाना। देखिए एडवांटेज ऑफ स्क्यूड रोटर, पहला रिड्यूसेस मैग्नेटिक लॉकिंग कोगिंग, दूसरा रिड्यूसेस मैग्नेटिक हमिंग, तीसरा डेवलप्स यूनिफॉर्म टॉर्क, तीसरा इम्प्रूव्स स्टार्टिंग टॉर्क, अगला रिड्यूसेस हार्मोनिक्स।